तो बायोटेक्नोलॉजी में दो चैप्टर है हमारे पास। एक है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, मतलब कि कौन कौन से सिद्धांत होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, है ना, और किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को परफॉर्म किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या, मतलब बेसिक से लेकर के जितने भी हम यहाँ पे चीजें यूज करने वाले हैं, जितने तरीके के बायोटेक्नोलॉजी में टूल्स यूज करने वाले हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा उसका, वो सब यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे हम लोग ये सीखने वाले हैं। ठीक है, जबकि अगले चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी 2 में हम ये सीखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या क्या है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, ठीक है, हमारे लाइफ में। ठीक है, कहाँ कहाँ हम वहाँ पे उपयोग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, ये सीखेंगे। तो अभी हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेज, है ना, कि बायोटेक्नोलॉजी का कौन कौन से सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे और क्या क्या इसका प्रोसेसेस होगा, है ना, कौन कौन से इसमें टूल्स यूज करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, है ना, किस तरीके से किसी भी जेनेटिक मटेरियल को हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, नए नए तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं जिसको ट्रांसजेनिक बोलते हैं, है ना। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स या प्लांट वगैरह या फिर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हम किस तरीके से डेवलप करेंगे, ठीक है, वही हमको इसमें पढ़ना है। और क्या क्या तरीका होता है एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी के लिए, वो इसमें हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ उपयोग करना है उस चीज का, जो अभी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, उस बायोटेक्नोलॉजी का हम कहाँ कहाँ किस किस तरह से उपयोग करने वाले हैं, वो सीखेंगे अगले चैप्टर में, है ना। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी केवल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस देखना है। ठीक है, तो जो भी है अभी देखेंगे। जो अब हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल तरीका है बायोटेक्नोलॉजी को सीखने का। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से कोई भी व्यक्ति आराम से सीख जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नहीं तो एक बार में अगर हम हाई लेवल पे बात करने लगेंगे फिर तुमको दिक्कत होने लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे हम लोग चैप्टर 6 तो पढ़ ही के आए हैं, बस समझे, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें अच्छा खासा हमको डीएनए के बारे में पता है, और डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो वहाँ हम देख ही चुके हैं कि किस तरीके से भाई डीएनए काम करता है ना, किस तरह से अपना रेप्लिका बनाता है, या किस तरीके से उसका ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन होता है, उसको हमने पूरा डिटेल में देखा था, है ना। उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स भी हम देख चुके हैं, है ना, उससे परिचित है। अभी इसमें अलग अलग तरीके के हम एंजाइम देखेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह, और क्या क्या अलग तरह का एंजाइम होता है जो यूज करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला आता है भाई कि बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वो दिया गया है कार्ल इर्की के द्वारा। किसने दिया है? कार्ल इर्की ने। ठीक है, 1970 की बात है। कभी भी देखो ये जो 1970 है, 1970, ये बहुत ही खास साल है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, है ना। मतलब कि जितना भी मेजर मेजर जो डिस्कवरीज हम देखेंगे, है ना, और मतलब कि रेवोल्यूशन ला देने वाला, क्रांति ला देने वाला जो भी काम सब था, वो लगभग 1969 यानी कि 1969 या फिर 1970 के दौरान ही हुआ था। ठीक है, मतलब कि इसमें जो भी साइंटिस्ट हैं, है ना, वो इसी टाइम पीरियड में बहुत सारा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किए। इसलिए 1970 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक टाइम माना जाता है। ठीक है, यही 1970 के पहले की बात कर लो, 1970 के पहले की बात कर लो तो उसी को अपन बोलते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। और बताओ 1970 के बाद, है ना, हम लोग बोलते हैं न्यू बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्या है आखिर ये बायोटेक्नोलॉजी? ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट अपन लिखे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो टर्म दिया गया है किसके द्वारा? कार्ल इर्की के द्वारा, है ना, 1970 में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है सर, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी होता है एक्चुअली में कि जितने भी तरीके के ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कोई भी तरह का ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के कोई भी तरह का ऑर्गेनिज्म, है ना, उस ऑर्गेनिज्म का हम उपयोग करते हैं कुछ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके, जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर देंगे, और उसका उपयोग हम लोग करेंगे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मतलब कि मानव के भलाई के लिए, है ना। हम काम जो करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है दोनों तरीके का चीजों को रखता है। आज के समय में जो बायोटेक्नोलॉजी हम बोलते हैं तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से, मतलब कि अभी मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम उसको क्या करते हैं भाई, समझ लेते हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी केवल वही नहीं था, पहले के समय में जब लोगों को पता भी नहीं था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तब भी एक्चुअली में वो बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, है ना। बस वो नेचुरली पा रहे थे उन सारे प्रोडक्ट्स को जो अभी हम ह्यूमन के लिए, है ना, इंटेंशनली या फिर डिजायर्ड रूप से हम, मतलब जो हम चाहें उस तरीके का प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन पहले भी ऐसा हम करते थे, अरे भाई दही का बनाना, पनीर का बनाना,
ठीक है, ये सब भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म का क्या है भाई, यूज करके हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हम पा रहे थे। ठीक है, वो था ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि लैक्टोबैसिलस का यूज करके अपन क्या बना रहे थे, घी बना रहे थे, है ना। ईस्ट का उपयोग करके हम डिफरेंट टाइप के, है ना, अलग अलग तरह के पनीर बना रहे थे, है ना। हम जितने तरह के पनीर होते हैं उसके बारे में हम फिर अगले चैप्टर में बात करेंगे हम, ठीक है। और इडली, ये फलाना ढिंगाना जो भी अलग अलग तरह का चीज जो बनता है ना, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत पहले से ही उपयोग करते आ रहे हैं, है ना। एक्चुअल में बताइए वो इंसान के भलाई के लिए है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे अगर हम यूज करें लैक्टोबैसिलस को, तो दूध से दही बन जाता है, उसमें विटामिन बी 12 का जो है ना, मात्रा बढ़ता है। इससे क्या होता है, या फिर विटामिन बी 12 बन जाता है, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो बताओ पहले जो वहां पे प्रोडक्ट नहीं प्रेजेंट था, है ना, जो चीज वहां प्रेजेंट नहीं था, जिस तरह के विटामिन नहीं थे, वैसा विटामिन वहां पे हमको नया देखने को मिला है। किसके मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, ठीक है। लेकिन ये अनइंटेंशनली था, हमको उस समय ऐसा इंटेंशन से हम नहीं बनाते थे, है ना, हमको पता नहीं होता था कि एक्चुअल में भाई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से किसी चीज को मॉडिफाई कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन आज के समय में मतलब 1970 के बाद कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज निकाले गए जो कि जिसको न्यू बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, नए नए तरीके से, मेथड से हम जानबूझ करके भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, ठीक है। या हमारा जो डिजायर्ड जीन है, जिस तरीके का हमको प्रोडक्ट चाहिए, उस तरीके का जीन हम उस ऑर्गेनिज्म में भेज करके उसका कल्चर प्रोडक्शन करते हैं बहुत लार्ज स्केल पे, है ना। क्या है इस सब का मतलब, अभी चैप्टर शुरू ही हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, कोई बात नहीं, आराम से स्टेप बाय स्टेप करके सीख लेंगे, बहुत ही आसान बात है, ठीक है। चलो देखो, धीरे धीरे हम इसको फिर उस लेवल पे ले जाएंगे, है ना। पहले एकदम बेसिक से चलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या भाई, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी है, अभी जस्ट बताएं कि इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट्स टू जनरेट प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी ये होता है जो इंसान के वेलफेयर के लिए या इंसान के अच्छे के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना। ऐसा जो ये नहीं कि हमेशा ही हम लिविंग सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज करेंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपन यूज करते हैं, है ना। उसमें जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर देते हैं और उस जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से हमको कई तरह के क्या मिलते हैं भाई, प्रोडक्ट मिलते हैं जैसा हम चाहते हैं उस तरीके का, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी दो तरीके के हैं, है ना, एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में जो भी ऑर्गेनिज्म था, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या किसी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका नेचुरल इफिशियंसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो वो खुद से ही अपने जो भी उसके पास जीन है, उसके पास जिस तरह का जेनेटिक मटेरियल है, जिस तरह का वो प्रोडक्ट बनाएगा, उसी को हम नेचुरल उसके नेचुरल इफिशियंसी को ही अपने लाइफ में उपयोग करेंगे ह्यूमन के लिए, बात समझे। इसको अपन क्या बोल रहे थे, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, यानी 1970 से पहले कोई भी इस तरीके का हमारे पास खोज नहीं हो रखा था जिससे हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दे। और जब तक जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं कर रहे थे, है ना, तो वो हम नेचुरल एफिशिएंसी ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे थे। मान लो कि जैसे कोई प्लांट है ना, केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार क्लियरली समझा रहे हैं, कोई एनिमल है ना, तो कोई प्लांट है, मान लीजिए कि हम उसको हाइब्रिड बना दिए, है ना। तो हाइब्रिड बनाए तो उसमें मान लीजिए अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे थे, तो उसमें भाई जेनेटिक हम वेरिएशन लेके आ रहे हैं, कैसे, रिकॉम्बिनेशन के द्वारा, ठीक है। और जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा था उससे जेनेटिक्स में वेरिएशन आता था, कुछ अच्छी क्वालिटीज हमको देखने को मिल रहा था, वो उसका नेचुरल एफिशिएंसी था, नेचुरली उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, है ना, और अच्छे क्वालिटीज हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के समय में अगर हम चाहेंगे कि और अच्छा जैसा चाहे उस तरीके का हमारे पास प्लांट डेवलप हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम सेल को क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, उस प्लांट को ही मॉडिफाई कर देंगे, उसमें अपना डिजायर्ड जीन भेज देंगे। और कैसे भेजते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होता है, सही हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें डिजायर्ड जीन हम ट्रांसफर कर देंगे, जैसा जीन हम चाहिए। और जानते हो जीन एक्चुअल में कहीं किसी ऑर्गेनिज्म में जाएगा, उसके सेल में जाएगा, तो उसमें अपना क्या करेगा बताओ, रेप्लिकेशन तो करेगा ही, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा, वो तो रेप्लिकेशन बाद की बात है जो उसमें सेल डिवीजन होगा तब, ठीक है ना। लेकिन कोई भी अगर जीन जाता है तो उसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हम लोग जीन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड की मदद से। और प्लाज्मिड जो है लगातार ही मल्टीप्लाई करता है, और जानते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लगातार जल्दी से तेजी से ही मल्टीप्लाई करता है, ठीक है ना। तो तेजी से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल भी जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करेगा, नंबर तुरंत ही बढ़ता है। और जितना ज्यादा जेनेटिक मटेरियल हम डिजायर जेनेटिक उसके शरीर में बढ़ जाएगा, उसके बॉडी में, उतना ज्यादा हमको क्या देगा भाई, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके देगा।
ट्रांसलेशन करेगा, यानी कि हमको फाइनल कोई जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है यानी प्रोटीन है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, डिफरेंट टाइप के हम प्रोडक्ट वहां से लेंगे। ठीक है, अब कैसे लेते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं वो सब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी सब बात एक बार में नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज के नेचुरल इफिशियंसी का यूज कर रहे हैं। किसका? नेचुरल इफिशियंसी का, कि उसके अंदर जितना क्षमता है उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखे हैं कि यूज ऑफ नेचुरल इफिशियंसी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमन, है ना, इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो हम क्या कर रहे हैं, नेचुरली वहां से नेचुरल इफिशियंसी से ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कब का बात है, 1970 से पहले, क्योंकि 1970 तक ऐसा कोई भी खोज नहीं हो रहा। बात समझे, 1970 के बाद जो है ये खोज हुआ बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, और उस समय से हम क्या कर पा रहे हैं भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना, वो तरीका होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से हम लोग जीन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सिखाते हैं, अभी सीख जाओगे। तो बताओ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम भाई जीन ट्रांसफर करके उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, है ना, यानी कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, है ना, डीएनए जो बनाते हैं उसका रिकॉम्बिनेशन कर देते हैं, यानी कोई डिजायर्ड जीन लेते हैं और उसको किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ देते हैं, और जोड़ने के साथ जो वो डीएनए बनता है वो कैसा होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें हम ट्रांसफर कर देंगे उसमें उस तरह का कैरेक्टर अपियर होने लगेगा। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं क्या, मॉडर्न जेनेटिक्स, या फिर बोलते, सॉरी मॉडर्न जेनेटिक्स नहीं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या फिर न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। बताइए, इसका प्रोडक्शन जो है टेक्नोलॉजी किस पे आधारित है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है सर, उसमें हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, किसके साथ, डीएनए के साथ, मतलब डीएनए के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसको कट करेंगे, है ना, डीएनए को बीच से किसी रिस्ट्रिक्शन इंडियन न्यूक्लियस से हम उसको कट कर लेंगे, उसमें अपना डिजायर्ड जीन जोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसको जोड़ने के बाद हम किसी दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे। तो यही सब प्रोसेस इसमें चलता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाले, ठीक है, मॉडर्न वाले में। तो यहाँ पे अपन लिखे हुए हैं कि जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, ये दो इसके प्रिंसिपल होते हैं, है ना। पहला प्रिंसिपल हमने लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि हमको बनाना है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं जीमोल्स। क्या बोलते हैं, जीएमओ। ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, एस लगा दिए हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है ना, क्लियर है। या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक्स। एक्चुअल में ट्रांसजेनिक जो होता है प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नए नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। ठीक है, और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो बन जाता है ट्रांसजेनिक। क्या बन जाता है, ट्रांसजेनिक। ठीक है, मान लीजिए कि हमको कोई पर्टिकुलर टाइप का, है ना, जीन जो हमारा डिजायर्ड जीन उसको हमको भेजना है चूहे के अंदर, है ना, माउस के अंदर। तो अपन क्या किए, उस तरीके का एक वेक्टर डीएनए लिए, उसको वेक्टर डीएनए बोलते हैं, और उसके साथ अपन क्या कर लिए, डिजायर्ड जीन को जोड़ दिए, और जोड़ देने के बाद उसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसी भाई बैक्टीरिया या वायरस के अंदर, और बैक्टीरिया या वायरस जो है उसको फिर कहाँ पहुंचा देगा, उस चूहे के अंदर इन्फेक्शन करके। ठीक है, तो वो जीन उसके बॉडी में चला जाएगा, तो जैसे ही बॉडी में जाएगा तो उस तरीके का उसमें कैरेक्टर अपियर होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसे ही, ऐसे जैसे सिंपली बता दिया ऐसा होता नहीं। ठीक है, इसको डिटेल में समझाएंगे, समझ गए ना, बस ऐसे ही बता रहे हैं ताकि तुमको थोड़ा थोड़ा, है ना, आओ भाव पता चल रहा है कि आखिर होने क्या वाला है। ठीक है, चलो देखो, तो डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज, सबसे पहला मेन प्रिंसिपल है कि हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज को बनाना है, डेवलप करना है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रांसजेनिक्स बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम दो भागों में यहाँ पे बांट रखे हैं, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, है ना। इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, यानी कि आरडीएनए बनाते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। ठीक है, एक कोई डीएनए पहले से है हमारे पास, मान लीजिए कि एक कोई डीएनए हमारे पास पहले से कोई डीएनए है जिसको हम लोग प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। याद है क्या, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। ठीक है, जो मटेरियल होता है वहां पे, है ना, उसको क्या जेनेटिक होता है, ये समझेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ रखता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, मतलब कि भाई जो न्यूक्लियस वाले डीएनए है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
क्या नाम है इसका? प्लाज्मिड डीएनए, है ना। अभी नहीं पता है अगर तो बता देंगे, ऐसे तो क्लास 11 में हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, जो नए बच्चे उनको अगर नहीं पता है तो बता दिया जाएगा। मान लीजिए कि ये कोई प्लाज्मिड है, ठीक है, तो इसको हम मान लीजिए कि कट कर दिए, ठीक है, इसको कट कर दिए और इसमें हम क्या किए, अपना कोई डिजायर्ड जीन जोड़ दिए। मान लो कि ये हमारे पास क्या था, एक डिजायर्ड जीन था। अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे तुमको बताएंगे ये बात। तो इसमें इसको जोड़ दिए, ठीक है। कैसे जोड़ा जाता है तो वो भी बताएंगे कैसे। भाई जिस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से इसको कट करते हैं, उसी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से इसको भी कट करेंगे, तो दोनों में सेम तरह का एंड बनता है और दोनों के एंड जो है आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। चाहे ब्लंट एंड बने या फिर स्टिकी एंड बने, है ना। जनरली हम स्टिकी एंड वाले का उपयोग करेंगे। अब क्या होता है ये सब सीखेंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो ये मान लो कि कोई वेक्टर डीएनए है ना, और ये हमारा डिजायर्ड डीएनए, इसको जोड़ देंगे तो मान लीजिए कि जोड़ देने के बाद जो है इसमें ये इस तरीके से जुड़ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा डिजायर्ड जीन था वो क्या हो गया, इसमें जुड़ चुका है, ठीक है। हमारा जो डिजायर्ड जीन है इसमें जुड़ चुका है। जुड़ जाने के बाद ये जो डीएनए तैयार हुआ है इसको क्या बोलेंगे अपन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि आरडीएनए। क्या, चलो ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास जीन ट्रांसफर, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो जीन ट्रांसफर हमारे पास टेक्नोलॉजी, ठीक है। जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मतलब कि सबसे पहले तो हमको कोई ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, मॉडिफाई बनाना है। तो भाई मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनिज्म में हम इस तरीके का मॉडिफिकेशन लेके आ जाए और इसको क्या करेंगे, और इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। यही है जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। और किस तरीके से ट्रांसफर होता है वो भी सिखाया जाएगा, है ना। कई तरह के मेथड होते हैं जीन को ट्रांसफर करने के, तो सीखना पड़ेगा उसको, ठीक है। बस अभी हम ओवरऑल बात बता रहे हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो कि न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, उसको हमने दो प्रिंसिपल्स के बारे में इसको बता दिया है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमको डेवलप करके करना है, यानी ट्रांसजेनिक को डेवलप करना है। और जब डेवलप हो जाएगा वो, ठीक है, किसके मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, तो यहाँ जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। भाई जो हमारा टारगेट हमारे पास या होस्ट सेल होगा उसको होस्ट होस्ट सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, होस्ट सेल। तो होस्ट सेल जो भी हमारे पास होगा उसको हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। बस यही करने वाले हैं, धीरे धीरे सीखोगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए, बेसिक प्रोसीजर जो हम है वो दिखाते हैं। अब जो हम स्टेप्स लिख रखे हैं इसको, इसके साथ हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि तुमको इजीली बात समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा बैक्टीरिया है ना। मान लो कि कोई कोई एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन लेके आना चाहते हैं, है ना। उसमें जेनेटिक मटेरियल को बदल देना चाहते हैं, ठीक है। और कोई एक अलग तरीके का हमारे पास बैक्टीरिया या फिर दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म है जिससे हम क्या निकालेंगे, भाई जीन निकालेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई दूसरा ही ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसका सेल लिए और उसके सेल से अपन क्या निकालेंगे भाई, डीएनए, और डीएनए से क्या निकाल लेंगे बताओ, जीन, है ना। तो जीन को मान लीजिए कि हम यहाँ से थोड़ा सा इस पार्ट को कट करके, है ना, जो जीन वाला पार्ट है, जो डिजायर्ड जीन है हमारा, उस जीन को हम क्या कर लिए, निकाल लिए, ठीक है। तो ये इस सेल से, बताए कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रहता है, सेल रहता है। तो बताइए, ये तो खुद एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके बाद तो ये तो खुद सिंगल सेल का है ना। कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा तो उस ऑर्गेनिज्म से क्या निकालेंगे, सेल, और सेल से निकालेंगे क्या, बताइए, डिजायर्ड जीन। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, डिजायर्ड, ठीक है। ये हमारा डिजायर्ड जीन है, जिस जीन को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ बैक्टीरिया के बारे में तुमको पता ही है, ठीक है। इसमें जो डीएनए होगा, ठीक है, इस डीएनए के अलावा भी इसमें दूसरे तरह का डीएनए होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। तो ये है इसके अंदर, मान लेते हैं कि ये है प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर है प्लाज्मिड डीएनए, है ना। इसको जनरली ये कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर, ऐसा बोल सकते हैं आप, सिंगल नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो, ऐसे तो भाई 1 2 4 10 ऐसा हो सकता है ना। जनरली ये देखने को अगर देखोगे तो 50 लगभग लगभग रहते हैं, है ना, ठीक है, अराउंड में। तो अभी हम सीधे सीधे एक एक अभी समझा रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोई एक
अकेला, है ना, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, मतलब कि मेन डीएनए के अलावा जो डीएनए, समझे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल जेनेटिक हमारे पास क्रोमोसोम है उसके अलावा कुछ और डीएनए होते हैं। ऐसा पढ़ा रखे थे क्लास में, तो याद करो F प्लस F माइनस वाला प्लाज्मिड, याद है क्या? ठीक है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो था, उसी तरीके का यहाँ पे कौन सा है, ये कोई एक प्लाज्मिड है जो कि सर्कुलर डीएनए है। कैसा है रे? सर्कुलर डीएनए, समझे। और ये कई सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी किसी एक प्लाज्मिड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सर्कुलर रहेगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। चलिए, तो अब मान लेते हैं कि ये वाला ऑर्गेनिज्म के पास, मतलब इस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। तो ये यही डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए। क्या बोलेंगे, वेक्टर डीएनए। तो ये वेक्टर डीएनए ले लीजिए, ठीक है, ये वेक्टर डीएनए, ये हो गया हमारा डिजायर्ड जीन, और ये हो गया वेक्टर जीन यानी कि वेक्टर डीएनए, ठीक है। अब इसको जो है हम दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कर लेंगे। अब क्या है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तुरंत बताते हैं, है ना। जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया जाता है, तो दोनों के दोनों इस पे बनने वाला जो, मतलब इसको भी हम जो कट किए हैं उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए। मान लो कि इसको हम कट किए हैं इको आर1 से, एक एंजाइम है इको आर1, तो इको आर1 से हम इसको कट कर दिए और इको आर1 से इसको भी कट कर दिए। तो दोनों में जो इंड बनेगा ना, वो दोनों में इंड सेम तरह का बनेगा, है ना, और सेम स्टिकी इंड्स बनते हैं, चिपकने वाले एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस उसी तरह का होता है। क्योंकि ये जो कट लगाता है वो किसी खास तरह के रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो एंजाइम है, इंडो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, डीएनए को बीच से काटने वाला। एक कौन होता है, एक्सो न्यूक्लियस, किनारे से जो कट लगाता है, ठीक है। तो इंडो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ये डीएनए को बीच से कट लगाएगा। तो बीच से जो कट लगाता है वो किसी खास तरह का प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट लगाता है। प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। प्लेंड्रोम होता है भाई उल्टा सीधा एक समान, और याद है क्या, जिस समय हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे उस समय भी हम प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में बात किए थे, जो कि टर्मिनेशन जहाँ पे होता है वहां पे यूज होता है। याद करो, एयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता था, है ना, प्लेंड्रोम की वजह से। तो प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है उसी प्लेंड्रोमिक खास सीक्वेंस पे ही कट लगाता है कोई खास पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे ये जो कट कर रखा था, है ना, तो मान लो इसको हम इको आर1 से काटे, इसको भी इको आर1 से कट कर रखे, तो दोनों में सेम प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट लगा है, यानी कि दोनों के पास जहाँ पे कट लगा है वहां पे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसा होता है, सब सीखना पड़ेगा। अभी तो केवल वही ओवरऑल बात बता रहे हैं इस चैप्टर का, ठीक है। हम पढ़ने क्या वाले हैं, है ना, ये हम बेसिक चीज बता रहे हैं तुमको, ठीक है। फिर अगले क्लास से और अच्छे से समझ आएगा, मतलब आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। तो बताइए, हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म था, मान लो किसी तरह का ऑर्गेनिज्म था, उस ऑर्गेनिज्म में हम, भाई जो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास अच्छे जीन थे उसको अपन जीन निकाल लिया। डिजायर्ड जीन है हमारे पास, मतलब कि हमारा इच्छा का जीन, जो हमारा भाई जैसा प्रोडक्ट चाहते हैं उस तरीके का जीन हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे बताओ, एक हम बैक्टीरिया ले लिया, ठीक है। और देखो बैक्टीरिया या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा सब आगे हम समझाएंगे। बताओ इसमें जो है किस तरह का जीन जोड़ना है, उसी तरह का हम क्या लेंगे, प्लाज्मिड सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर जीन यहाँ पे डिजायर जीन बड़ा साइज का है तो प्लाज्मिड उसी तरह का लेना पड़ेगा, है ना। और अगर जीन छोटा है तो उसी तरह का प्लाज्मिड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब करते क्या है, सुनो, दोनों के दोनों, बताओ इसको तो हम कट किए ही थे, और इसको भी क्या करेंगे, कट करेंगे उसी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से। मान लो कि इसको हम कट कर रखे हैं इको आर1 से, किससे काट दिया, मान लो कि इसको काट रहे हैं इको आर1 से, ठीक है। मान लो इसको कट कर रखे थे इको आर1 से, इसको इको आर1 से कट कर रखे थे, ये जो कट लगाते हैं ना, इको आर1 से कट लगाए थे, और कट लगाने के बाद हम यहाँ पे डीएनए हमको मिला था, ठीक है। इको आर1 से कट लगाने के बाद हमको मान लो डीएनए मिला, ठीक है, ऐसा, ठीक, स्टिकी एंड वाला। इसको भी अपन किससे काट दिए बताओ, इको आर1 से। इसको भी चलो काट देते हैं इको आर1 से। एंजाइम का नाम है इको आर1, ठीक है। ये स्टिकी एंड बनाता है, इसको भी कट कर दिए, है ना। चलिए इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी कट कर दिए, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से कट किए इसको,
ऐसे कट कर दिए इसको, है ना। सेम एंजाइम से कट किए हैं दोनों को, ऐसे इक्वल में ये भी कट हो गया। अब बताओ, इसमें जो है इसको इसके पास ले जाएंगे, है ना, दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे जो स्टिकी एंड बना हुआ है, क्योंकि दोनों के दोनों जो कट करेगा ना सेम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पे कट करता है। अभी ओवरऑल बात बताते हैं, उसको हम एकदम एक एक न्यूक्लियोटाइड कैसे एक दूसरे से जुड़ता है वो भी दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन टॉपिक आएगा वैसा तब, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे जिसको हम कट कर रखे हैं इस एंजाइम से, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एंड बना हुआ है ना, क्योंकि कोई एंजाइम जो है किसी खास साइट पे ही कट करता है ना, उस साइट को अपन बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट। उसी साइट पे काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मान लीजिए कि इसको कुछ खास पर्टिकुलर पॉइंट पे कट किया था, है ना, पेरेंट्रोम पे, सेम उसी तरह के पेरेंट्रोमिक सीक्वेंस पे यहाँ भी कट लगा, ठीक है। यानी कि यहाँ के जो न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस होंगे इसके लिए क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। अरे होगा, यहाँ का जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होगा यहाँ वाले न्यूक्लियोटाइड के क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे, क्योंकि जिस प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस पे यहाँ कट लगा था वही प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस पे यहाँ भी कट लग रहा है, ठीक है। अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, है ना, तो वहां और लाइगेज एंजाइम डाल दिया जाए या फिर नहीं भी डालो, समझे, क्योंकि यहाँ पे स्टिकी एंड है तो दोनों खुद ही जुड़ जाएगा, है ना, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो जा करके क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, एडेनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, ठीक है, बन जाएगा। और बॉन्डिंग होने के बाद ये फाइनली जो है क्या बन जाएगा बताओ? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चलो यहाँ पे देखो, तो इसमें एक स्टेप बना देते हैं। बताइए इसके बाद जो है ये बनने वाला जो है ये आगे चल करके ये बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कुछ इस तरह का। चलो देखो, कुछ इस तरह का हमारे पास एंड बनने वाला है। देखिए हमने कट कुछ इस तरह का लगाया था, तो जब इसको भी यहाँ पे ये आकर के इसमें जुड़ जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, जुड़ेगा। देखो इसका बेस पेयरिंग कहाँ से हो रहा है और इसका बेस पेयरिंग कहाँ से हो रहा है, क्लियरली देख सकते हो, बाद बाकी जो है वो इस तरह से रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डीएनए बना है, ठीक है, मतलब वेक्टर डीएनए वाले में, वेक्टर जीन में हमारा डिजायर्ड जीन जाके जुड़ गया, देख रहे हो, तो ये क्या हुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही क्या बना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये सब बस इंट्रोडक्शन है, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है, डरने की बात नहीं है, समझ गया ना। ये बना है क्या चीज? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको बोलते हैं आरडीएनए, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है ट्रांसफर कर देंगे जिसमें हमको भेजना है, समझे। बताइए, हमारे पास जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर कर देंगे सुटेबल होस्ट सेल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमको सेंड करना है, इसको भेजना है, जैसा हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन चला जाए तो उसमें भेजना है। अब इसको कैसे भेजते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सब प्रोसीजर तो हमको देखना है आगे, है ना, अभी हम जनरल बात बता रहे हैं। मान लीजिए फिर से नहीं समझ में आया तो एक बार बता देते हैं, देख लीजिए हमारे पास भाई ऑर्गेनिज्म है अलग अलग तरह के, है ना, हम चाहते हैं, हेलो, इस ऑर्गेनिज्म के इस पर्टिकुलर जीन से कोई खास तरह का प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए प्रोटीन बनता है, ठीक है, कुछ खास तरह का प्रोटीन हम चाहते हैं, यही प्रोटीन हमको चाहिए, लेकिन हमको तुरंत चाहिए, ज्यादा हमको दिक्कत नहीं होना पड़े भाई, इसका हम समय वेट नहीं करेंगे, ठीक है, आराम से इसका डीएनए निकाले, इसके डीएनए के साथ क्या किए? जोड़ दिए एक बैक्टीरिया के साथ मान लीजिए, ठीक है, और ये हमारे पास तैयार हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी इसी तरह के बैक्टीरिया में हम भेज दिए या किसी और दूसरे तरह के, मान लो इकोलाई में भेज दिए, ठीक है, और बैक्टीरिया है और इकोलाई को दे दिए, इसको भेज दिए मान लो कि इकोलाई में, और इकोलाई को एक कल्चर मीडियम में डाल दिए, ठीक है। अब वहां पे इकोलाई क्या करेगा भाई? बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, करेगा ना, बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करेगा भाई, 20-20 मिनट में जानते ही हो
कि उसका भाई मल्टीप्लिकेशन होता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। कुछ ही समय में बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनी वहां पे डेवलप हो जाएगा। समझे क्या? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बताओ वो जो है क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो वहां पे उस तरीके का जब अपना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा तो हमारा जो इसमें जो हम जीन ऐड कर दिए हैं खुद का डिजायर्ड जीन, इसका भी तो प्रोडक्ट बनने लगेगा, नहीं बनेगा? इसका भी प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा वहां पे हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, कुछ प्रोसेस है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस वगैरह उसके है ना, किस तरीके से हम वहां से जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसको निकालना है, तो वो सब हम सीखेंगे। ठीक है, अभी बस बेसिक बात है, जैसे हम कोई भी हमारा भाई जो डिजायर जीन है उसको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं या किसी में भेज करके उस तरह का प्रोडक्ट पा सकते हैं, है ना। कोई एक तरह खास तरह का जीन है किसी ऑर्गेनिज्म में, वो जीन चाहते हैं कि हम किसी और में ट्रांसफर करके, है ना, और उस तरह का प्रोडक्ट बनवा दें, तो बना देगा। है समझे? मान लो कि कोई इंसुलिन बनाने वाला जीन है, अब एग्जाम्पल बताएंगे तो तुमको आसानी समझ में आ जाएगा। बताओ, इंसुलिन बनाने वाला जीन, किसी में दिक्कत था भाई, इंसानों में दिक्कत करता है, प्रॉब्लम भाई, कोई डायबिटीज का पेशेंट है जिसको इंसुलिन लेना पड़ रहा है ना, तो उसको जो इंसुलिन हम लोग देते हैं वो या तो बताइए ऑक्स वगैरह से निकाला हुआ रहता है ना, या सीप से निकाला रहता है, भेड़ से। ठीक है, समझे? तो वहां वो वाला जो है वो नेचुरली निकालते हैं, तो किसी किसी में एलर्जिक भी हो जाता है ना। तो क्या करेंगे हम भाई, ओरिजिनल जो हमारे पास जो इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है उस जीन को लिए और उस जीन को हम किसी बैक्टीरिया के साथ क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, अब बैक्टीरिया बताओ उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेगा कि नहीं करेगा? कर देगा। तो वो उस तरह का प्रोटीन बना देगा कि नहीं, इंसुलिन बना के तैयार कर देगा। अब केवल काम हमारे पास क्या है कि उसको छांट के निकाल लेना है बाकी प्रोडक्ट में से। ठीक है, तो हो गया हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया, है ना, हमको किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं निकालना पड़ा जो जिसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। अरे समझ रहे हो? मतलब केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं चैप्टर का। ठीक है, यही है ओवरऑल बात। तो यहाँ पे पीछे वाले, है ना, यहाँ पे हम देखे थे कि बायोटेक जो टेक्नोलॉजी है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये बात समझ में आया? मतलब नए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले जो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, है ना, जिनके पास उस तरह का डीएनए है ना, जो डिजायर्ड जीन है, तो वो कैसे हो गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुके हैं, है ना, जेनेटिकली हम उसको चेंज कर दिए हैं। ठीक है, और किसके मदद से? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या कर रहे हैं बताइए? एक तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, ठीक है, और उसको फिर ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ में आया बात? इसी बात को समझाने के लिए वो हम लिख रखे हैं। फिर बताओ, सेकेंड वाला प्रिंसिपल हमारे पास है, जो हमारे पास डी सुनो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है और जिसमें हम भेज चुके हैं जीन को, जिसमें हमारा डीएनए बना है और जिसमें हम भेज चुके हैं जीन को। ठीक है, अब उसका क्या करना होगा, हम कल्चर मीडियम तैयार करेंगे, कल्चर मीडियम तैयार करेंगे ना, ताकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो सके। अरे बोलो, सही बात है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो सके, इसके लिए क्या करेंगे हम बताइए? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लार्ज स्केल पे हम मेंटेन करेंगे, यानी कि कल्चर कराएंगे। समझे? यानी कि जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है इसमें हमको दो चीज करना पड़ेगा। समझे? दो चीज करना पड़ेगा, एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना पड़ेगा, और दूसरा क्या है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए हैं उसको कल्चर करना पड़ेगा। कल्चर करके उसको अच्छा से खाना पानी दे करके ग्रो कराना पड़ेगा, ताकि वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाता रहे। ठीक है, समझे क्या? तो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। एक इसी को हम सिंपली बोलते हैं क्या, कि जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड कल्चर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। क्योंकि कल्चर टेक्नोलॉजी भी तुमको आना चाहिए, मतलब कि जो तुम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए हो और उसको जिस कल्चर मीडियम में डाले हो उसमें कल्चर लगातार नया फ्रेश कल्चर बदलता रहना चाहिए, उस कल्चर को यूज कर लेगा। ठीक है, तो लगातार उसमें का जो मटेरियल है, फूड मटेरियल जो कि तुम उसको खाने के लिए दे रहे हो उस ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लो, ठीक है, तो उस वो लगातार ही क्या होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए, है ना। यानी तुमको जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ क्या आना चाहिए, कल्चर टेक्नोलॉजी, है ना, कि कल्चर किस तरह से करना है, और कल्चर अगर करेंगे तो उसमें से फिर प्रोडक्ट कैसे निकालना है। मतलब जो कल्चर मीडियम बना रखे हो उसमें वो तो बना रहा है अपना प्रोडक्ट, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसको वहां से फिर हमको क्या भाई साफ सफाई करके बाहर उसको यूजफुल फॉर ह्यूमन कैसे बनाना है। ठीक है, ये भी तुमको आना चाहिए। यानी कि बायो जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है दो प्रिंसिपल पे काम करता है, एक तो रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बनाने का यानी कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग करने का, और दूसरा उसको कल्चर मीडियम में या कल्चर टेक्नोलॉजी के थ्रू भाई मेंटेन करने का। ठीक है, यानी कि दोनों बात तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है
ठीक है, कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो जिसमें हमारा डिजायर क्या है, जीन है, उसको हम किसी ऑर्गेनिज्म के साथ क्या किए हैं, बताओ, जीन ट्रांसफर कर दिए। और बताओ, जीन जोड़ देने के बाद, सॉरी, जीन आपस में जोड़ दिए, मतलब कि उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिए। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इसको क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं सुटेबल होस्ट के सेल में। और इस होस्ट के सेल को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल। बोलो, ये जो होस्ट का जो सेल हो जाएगा, मान लो कि इसको हम भेज दिए थे, वितरण बताएं, इसको भेज दिए थे किसमें, इकोलाई। इकोलाई का सेल क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल है। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स हैं, ये जो जिसमें हम लोग ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर कर दिए, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुके हैं सेल। ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल जो है क्या करेंगे, अपने में क्लोनिंग करेंगे, बोले तो अपना डुप्लीकेट बनाएंगे। बनाया कि नहीं बनाएगा, सेल डिवीजन नाम का कोई चीज होता है कि नहीं, तो बताओ उससे क्या बनेगा, इसका क्लोन्स बनेगा, ठीक है ना। और जो तुम डीएनए डाले थे उसका भी क्लोन होगा, ठीक है, इसलिए इसको हम इस वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, क्लोनिंग वेक्टर, नहीं कर सकते क्या, एक और नाम बोल सकते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, आगे चल के हम बताएंगे, ठीक है, एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाले थे यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड, हम सेल तैयार हो गया। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल या तो बताइए क्या होते हैं, लगातार ही अपना क्लोन बनाते रहे, ठीक है, कई सारा भाई पूरा का पूरा कॉलोनी ही डेवलप कर लेगा, और फिर पूरा कॉलोनी मिल करके तुम्हारा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, कुछ ही सेल्स में तुम ट्रांसफर कर पाते, मान लो कि तुम 1000 सेल में ट्रांसफर करने चले जी, तो सब में ट्रांसफर थोड़ी हो जाएगा, सब में ट्रांसफर नहीं होता है, आगे तुम्हें पता चल जाएगा। मान लो कि है ना, 1000 में तुम ट्रांसफर करने चले, तो 100 में मतलब कोई 100 सेल में ट्रांसफर हो गया, तो वो 100 सेल तुम्हारा कम से कम जो ग्रो करेगा, है ना, क्लोन बनाएगा, तो पूरा 100 सेल अगर मल्टीप्लीकेशन करने लगे, तो बहुत ही बड़ा कॉलोनी डेवलप कर सकता है। और बहुत लार्ज कॉलोनी जो डेवलप करेगा, उसमें तुम्हारा क्या रहेगा, डिजायर्ड जीन, और डिजायर्ड जीन रहेगा तो तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट